एक समय था जब दक्षिण भारत के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज था। एक ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की जानें ली। उस वहशी डाकू पर 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार और 150 करोड़ से ज्यादा चंदन की लकड़ी की तस्करी का आरोप था। आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसका डर और दरिंदगी की कहानियां जिंदा है। लंबी मूछें और बेखौफ आवाज उसकी पहचान थी। वो जब तक जिंदा रहा दक्षिण भारत की सरकारों के लिए सरदर्द बना रहा। ये कहानी है हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कूज मुनिस्वामी वीरप्पा गौड़न उर्फ वीरप्पन की। 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में एक चरवाहा परिवार में वीरप्पन पैदा हुआ। वीरप्पन का परिवार जंगली जानवरों का शिकार और चंदन की लकड़ियों की तस्करी का काम करता था, इसलिए वीरप्पन भी अपने पारिवारिक काम में लग गया। वीरप्पन ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर की, जो चंदन की लकड़ियों की तस्करी करता था। 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने पहली बार एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी। इसके बाद वीरप्पन का आतंक इतना बढ़ गया कि वो कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों के लिए सरदर्द बन गया। साल 1987 वीरप्पन ने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पहली बार वीरप्पन के नाम की चर्चा हर जगह हो रही थी। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। 90 के दशक में तमिलनाडु के जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए खास पुलिस होती थी। पेट्रोलिंग पुलिस का काम था जंगलों में शिकार और तस्करी पर नजर रखना। अप्रैल 1993 तमिलनाडु के गांव कोलाथपुर में सुबह सुबह देखा गया कि एक पोस्टर पर पेट्रोलिंग पुलिस के एक अधिकारी गोपाल कृष्ण के लिए गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी। इस पोस्टर के जरिए वीरप्पन ने गोपाल कृष्ण को खुली चेतावनी दी थी कि अगर उसके अंदर दम है तो वो वीरप्पन को पकड़ कर दिखाए। इस चेतावनी के बाद गोपाल कृष्ण ने वीरप्पन को पकड़ने की ठान ली और आनन फानन में अपनी टीम के साथ वो जंगल की तरफ निकल गए। गोपाल कृष्ण जीप में थे, उनके पीछे पुलिस से भरी हुई 2 बसें भी थी। जंगल में पुल पार करते समय गोपाल कृष्ण की जीप खराब हो गई। जीप को उसी जगह छोड़कर वो बस में बैठकर आगे बढ़ गए। जिस बस में गोपाल कृष्ण बैठे थे उनके पीछे वाली बस में तमिलनाडु पुलिस के एक इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ थे। गोपाल कृष्ण के जंगल में आने की खबर वीरप्पन को पहले से ही मिल गई थी, इसलिए वह तैयार था। वीरप्पन ने एक तय जगह पर जमीन के नीचे बारूद बिछा रखा था और जैसे ही वो बस जिसमें गोपाल कृष्ण अपने 22 साथियों के साथ बैठे थे वो बारूद वाली जगह पर पहुंची, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी कई फुट हवा में उछल गई। पीछे वाली बस में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार भागते हुए आए और उन्होंने देखा कि चारों तरफ शरीर के चिथड़े पड़े हुए थे। इस दर्दनाक घटना के बाद वीरप्पन का खौफ पूरे देश में फैल गया था। 10 नवंबर 1991 वीरप्पन ने अपने भाई अर्जुनन के जरिए पी श्रीनिवास नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर तक एक मैसेज पहुंचाया कि वो सरेंडर करना चाहता है। क्योंकि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता था, इसलिए श्रीनिवास अपने साथियों के साथ जंगल को चले गए। जंगल में एक एक करके श्रीनिवास के सारे साथी गायब होती गए। जब आखिर में श्रीनिवास अकेले बचे तब वीरप्पन ने उनके सामने राइफल तान दी। इससे पहले कि श्रीनिवास कुछ समझ पाते तब तक वीरप्पन ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वीरप्पन की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने श्रीनिवास का सर काटकर अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेला। पी श्रीनिवास वही अधिकारी थे जिन्होंने पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार किया था। 30 जुलाई सन 2000 रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। वीरप्पन अपने साथियों के साथ मशहूर कन्नड़ एक्टर राजकुमार के फार्म हाउस में घुसकर उन्हें किडनैप कर लिया और उन्हें 100 दिनों से भी ज्यादा समय तक अपने पास रखा। इन 100 दिनों के दरमियान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वीरप्पन का आतंक हद से ज्यादा बढ़ चुका था। कई राज्यों की सरकारों के लिए वो सरदर्द बन चुका था। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने मिलकर वीरप्पन पर 5 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम रखा था। साल 2003 तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने वीरप्पन को खत्म करने के लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। वीरप्पन के एनकाउंटर के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका कोड नेम था ऑपरेशन कोकून। एक इंटरव्यू में विजय कुमार ने बताया कि वीरप्पन को मारना उनका जुनून बन चुका था। इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु के बन्नारी अम्मान मंदिर में कसम भी ली थी कि जब तक वो वीरप्पन का खात्मा नहीं कर देते तब तक वे अपने सर के बाल नहीं मुड़वाएंगे। विजय कुमार जानते थे कि वीरप्पन को जंगल में घुसकर मारना मुश्किल था, इसलिए उन्हें इंतजार था वीरप्पन के जंगल से बाहर निकलने का।
एसटीएफ चीफ विजय कुमार और उनकी टीम को मुखबिरों के जरिए पता चला कि वीरप्पन अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए तमिलनाडु के सेलम शहर को जाने वाला है। विजय कुमार और उनकी टीम को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वीरप्पन का एनकाउंटर करने के लिए विजय कुमार ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत विजय कुमार ने एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया और उस एम्बुलेंस पर सेलम हॉस्पिटल लिखवाया गया, जहां वीरप्पन को आंखों के इलाज के लिए जाना था। हालांकि विजय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक छोटी सी गलती हो गई थी। एम्बुलेंस पर सेलम की जगह गलती से सालेम लिखा गया था। ये छोटी सी गलती उन पे भारी पड़ सकती थी, लेकिन किसी का इस पे ध्यान नहीं गया। उस एम्बुलेंस को कुछ दिनों तक वीरप्पन के जंगल के आसपास वाले गांव में मरीजों को आने ले जाने के लिए घुमाया गया, ताकि वीरप्पन और उसके लोगों को ऐसा लगे कि ये सच में सालेम हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है। उधर वीरप्पन को अपने आदमियों के जरिए खबर लग चुकी थी कि सेलम हॉस्पिटल की एम्बुलेंस उनके गांव में घूम रही है। 18 अक्टूबर 2004 वीरप्पन और उसके 3 साथी उस एम्बुलेंस में बैठते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वीरप्पन और उसके साथियों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो सेलम हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं, बल्कि एसटीएफ का बनाया हुआ मौत का जाल है। इस एम्बुलेंस का ड्राइवर और अटेंडेंट दोनों ही एसटीएफ के आदमी थे। उधर विजय कुमार अपनी टीम के साथ पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही एम्बुलेंस तय जगह पर पहुंची, ड्राइवर ने जोर का ब्रेक दबाया। एम्बुलेंस रुकते ही ड्राइवर और अटेंडेंट जो एसटीएफ के ही आदमी थे, वो दोनों एम्बुलेंस से कूदकर भाग गए। एम्बुलेंस में बैठा वीरप्पन और उसके साथी इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पुलिस ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 20 मिनट तक चली इस फायरिंग में भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल और तस्कर वीरप्पन मारा गया, जिस क्रिमिनल को 3 स्टेट की पुलिस 20 साल से ढूंढ रही थी। 20 मिनट में उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया।